हाँ जी जी, आज हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनोल एंड एनिलीन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी अपनी कार्बन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें आपको माइंड मैप दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म सोचना है, और जब हम चीजें रिलेट कर रहे होंगे आपको अपने आंसर्स को चेक करना है और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। तो अभी करते हैं शुरू। हाँ, इसमें सबसे पहले हम फिनॉल्स के रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम एनिलीन में शिफ्ट करेंगे। हम्म, अब फिनॉल में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उस पे लोन पेयर होता है, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? शो करेगा प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि वो डोनेट कर सकता है अपना, और क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब इसकी वजह से इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर डीलोकलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि जब हम इसके रेजोनेटिंग इफेक्ट बनाएंगे तो माइनस चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आ सकता है। तो मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे अटैक करके आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। अब हमारा जो पहला रिएक्शन गिवन है हमको वो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमको ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O दिया हुआ है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? CH2 और H2O मतलब मीडियम का डिफरेंस है। मीडियम का डिफरेंस कैसे है? क्योंकि CH2 जो होता है वो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, और H2O होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। अब क्योंकि H2O है, मोबाइल फेस होगा, तो ब्रोमीन जो होगा हमारा Br+ आयन इलेक्ट्रोफाइल, वो हमारा ज्यादा मोबाइल होगा, जिसकी वजह से वो तीनों पोजीशन पे अटैक कर सकता है, मतलब ऑर्थो, पैरा और जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ऐसे। तो हमारा इस वाले केस में जो H2O वाले केस में होगा उसमें हमारा दोनों पोजीशन पे अटैक, तीनों पोजीशन पे अटैक हो सकता है। जबकि इन केस ऑफ Br2 इन द मीडियम ऑफ CH2, वहां पर सिर्फ एक जगह पे अटैक होगा, और उसमें भी फेवरेबल कौन सी होगी? पैरा पोजीशन होगी, क्योंकि जो ऑर्थो पोजीशन पर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस लग सकता है OH के साथ। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? पैरा पे जो ब्रोमीन लगेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और माइनर प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो वाला। H2O के केस में ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 विद H2SO4। तो ये क्या करता है ना, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, इनकी रिएक्शन से हमें NO2+ बनता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हमने देखा कि जो फिनोल रिंग है वो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि OH+ M ग्रुप है और डोनेशन कर रहा है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। इस वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं इनको, है ना। तो यहाँ पे NO2+ अटैक करता है, और कंसंट्रेटेड दिया है तो रिएक्टिव ज्यादा होंगे और तीनों जगह NO2 लग जाएगा। तो ये ट्राई नाइट्रिक फिनोल बनता है, ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, और इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। अब यहाँ आपका ये होमवर्क है कि आप पिक्रिक एसिड की पीके बता के जाओगे। हाँ, अभी नेक्स्ट रिएक्शन हमको दिया है डायजोनियम सॉल्ट के साथ। अब इसमें क्या होता है ना कि आप एक बार एनिलीन की रिएक्शंस पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ये क्लिक कर देगा कि डायजोनियम सॉल्ट के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो आपका ये होमवर्क है कि जब एक बार हम एनिलीन की रिएक्शंस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क ये है कि आपको इसका प्रोडक्ट बता के जाना है कमेंट सेक्शन में। हाँ, अभी जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन हमको दिया है वो O2 और CrO3। तो हम यहाँ से देख ही सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3, या फिर डायरेक्ट ऑक्सीजन से हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो जो फिनॉल होगा वो अपने मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा, जो कि होता है बेंजोक्विनोन। अब इसमें एक ये डाउट आ सकता है कि फिनोल में तो एरोमेटिसिटी थी, बट हमने रिएक्शन करवा के एरोमेटिसिटी लूज कर दी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे जा सकती है। बट उसका ड्राइविंग फोर्स रिएजेंट में है कि हमने ऑक्सीजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया कि वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो फॉरवर्ड ही जाएगी रिएक्शन। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट रिएजेंट पे। नेक्स्ट दिया हमें जिंक। तो जिंक क्या होता है? मेटल होता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करता है, जो भी हमारा मोलिक्यूल होता है उसमें से ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो यहाँ फिनोल में जो ऑक्सीजन है वो ले जाएगा। दैट मीन्स क्या बनेगा प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग बन जाती है आफ्टर रिडक्शन, और उसके साथ बनता है ZNO। हाँ, अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जिंक हमेशा अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Zn+2 में रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करते हैं, वहां से ऑक्सीजन हटा देते हैं। हम्म हाँ, अभी हमको नेक्स्ट वाला रिएजेंट दिया हुआ है NaOH, पहले दिया हुआ है, फिर CO2 दिया हुआ है, फिर उसको हाइड्रोलाइज कर दिया गया है। तो इसमें ऐसा होगा कि सबसे पहले तो जो हमारा फिनॉल है उसके साथ जो रिएक्शन होगा उसमें NaOH दिया है, मतलब बेसिक मीडियम है। अब फिनॉल के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि ऐसे रिएक्ट करेगा उसके साथ, बेस के साथ। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, वो सबसे फास्ट होती है, सबसे पहले वही हो जाएगी।
उसके बाद हमको दिया हुआ है CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हम्म, हाँ, अब यहाँ पर O माइनस Na प्लस है, तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रिएक्शन कार्बन से होगी C माइनस से, या फिर रिएक्शन O माइनस से होगी। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको बता के जानना है कि रिएक्शन किस साइड से होगी, क्योंकि C माइनस और O माइनस में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, जो कि C डबल बॉन्डो पे अटैक कर सकता है, क्योंकि C डबल बॉन्डो पर अटैक न्यूक्लियोफिलिक ही होने वाला है, क्योंकि जो हमारा कार्बन है उस पर दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उस पर डेल्टा प्लस हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही होना है। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आप बताएंगे कि O माइनस से अटैक होगा या C माइनस से। क्योंकि एक से अटैक होगा, फिर जो अगर कार्बन CO2 में कार्बन पे अटैक हो रहा है तो O माइनस बनता है, तो जो हमें थर्ड स्टेप में दिया H प्लस वो उसी O माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी CHCl3 विद NaOH। तो ये हमने अमीन्स में डिस्कस किया था और हमने आपको वहां बोला था कि ये सेम चीज हम फिनोल की रिएक्शंस में भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे रिएजेंट सेम है, बस रिएक्शन का नेम चेंज हो जाएगा और हमारा मॉलिक्यूल डिफरेंट है। तो होता क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि CHCl3 विद NaOH है, तो CHCl3 में एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो CCl3 माइनस बनाता है, और अगर हेलोजन को मौका मिलेगा नेगेटिव चार्ज लेके रिलीज करने का तो वो रिलीज करके CCl2 बना देगा, और CCl2 इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ऐसे अब आता है फिनोल पे, और फिनोल एसिडिक है और बेस प्रेजेंट है तो वो फिर से सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा O माइनस Na प्लस में। अब यहाँ फिर से वो चीज आएगी कि O माइनस में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर सकता है, तो या तो ऑक्सीजन अटैक करेगा या कार्बन अटैक करेगा। अटैक होगा अब की बार CCl2 पे, तो जैसे ही CCl2 पे अटैक होगा तो वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा CCl2, और CCl2 में फर्दर हमें NaOH जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर हमें ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म वाली चीज को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें सॉल्यूशन मिक्सचर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बेस प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो हेलोजेंस को रिप्लेस कर देगा, तो दोनों Cl की जगह दो OH लग जाएंगे। अब अगर दो OH लग जाएंगे तो वाटर रिलीज होता है और C डबल बॉन्ड O बन जाता है। रीजन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो प्रोडक्ट बनता है बाद में अगर इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, फिर हमारा OH आ जाएगा और CHO आ जाता है, तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम सैलिसिलैल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, राइमर-टाइमन रिएक्शन। साइमल्टेनियस। तो एक चीज और भी होती है, वो कभी कभी फंसाने के लिए CHCl3 की जगह CCl4 दे देते हैं, तो उसमें भी अगर आपको मैकेनिज्म पता है आप सोच लोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl रिप्लेस हुए OH से, उस केस में 3 Cl होंगे, वो तीनों रिप्लेस हो जाएंगे तो प्रोडक्ट में एसिड बनता है, और उस एसिड हाँ, को उस केस में सैलिसिलिक एसिड आ जाएगी। यस। हम्म, हाँ, तो अभी हमारी फिनॉल की रिएक्शन डन हो गई हैं, अब हम एनिलीन पे शिफ्ट कर सकते हैं। जी जी। हाँ, अभी हमने फिनॉल और एनिलीन को साथ में क्यों देखा, क्योंकि दोनों में जो हमारा बेंजीन के साथ वाला रिएजेंट है उस पे एक लोन पेयर्स हैं, तो वहां से वो अपना प्लस M और माइनस I शो कर सकते हैं, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि HNO3 और H2SO4 से NO2 प्लस हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, तो इस केस में भी वैसे ही होगा। NH2 जो हमारा NO2 प्लस है वो हमारे एनिलीन पे अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, और क्योंकि हमारे पास HNO3 और H2SO4 दोनों है, इसकी वजह से वहां पर तीनों पोजिशन पे अटैक होगा। क्योंकि कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। डन। हाँ, अच्छा, अब आपका ये होमवर्क है कि आपको बता के जाना है कि अगर हमको सिर्फ एक पोजीशन पे अटैक कराना होता तो फिर हम क्या यूज कर सकते थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है RCl विद AlCl3। तो ये तो हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाली रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, क्लोरीन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल बनता है R+, जो कि अटैक करता है। और अभी हमने डिस्कस किया कि एनिलीन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑर्थो और पैरा पे, दैट मीन्स जो हमारा R ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट में बन रहा होगा हमारा पैरा पे, और माइनर में बन रहा होगा ऑर्थो पे। ऐसा ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, तो जब यहाँ पे आपके पास एनिलीन है और वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले अट्रैक्टेड होंगे एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से RCl वाले जो है वो नहीं हो पाएंगे।
इसका मतलब ये कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो प्रोसीजर चलता है रिएजेंट का, वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि एनिलीन इंटरफेयर कर रहा है, तो यहाँ अल्काइलेशन वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और हम कभी-कभी कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जब हम एफसी अल्काइलेशन वाली रिएक्शन का रिएजेंट लिखते हैं, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास एल्काइल ग्रुप अटैच्ड वाला होता है, इसलिए हम यहाँ पर नो प्रोडक्ट या नो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर या तो हम यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा NH2 का जो AlCl3 के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास नो प्रोडक्ट आएगा। ओके जी, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया H2SO4, तो H2SO4 एसिड होता है और हमारे पास एनिलीन दिया, एनिलीन बेसिक होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि वो रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो उसका ज्विटरायन बनेगा, पहले तो प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन की वजह से ज्विटरायन बनेगा, जो कि आपका होमवर्क है, बता के जाएंगे कि ज्विटरायन कैसा दिखता है। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा NaNO2 विद HCl। इस रिएक्शन मिक्सचर से जो हमारा रिएक्शन होती है उसके बाद प्रोडक्ट बनता है HONO। तो अब HONO में क्या होता है? OH माइनस होता है और NO प्लस होता है। इसमें जब NO प्लस NH2 के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर रिलीज करता है, और वाटर रिलीज करने के बाद हमारा N2 प्लस बन जाता है, जिसको हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। उसको न्यूट्रलाइज हमारा Cl माइनस कर रहा होता है। हाँ, अभी आगे वाली रिएक्शन देखकर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पे जाएंगे। हाँ, तो अभी हमारा नेक्स्ट रिएजेंट क्या हुआ है? RCOCl AlCl3 के साथ। अभी हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाला रिएक्शन है। इसमें भी सेम चीज होगी कि जो हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ अट्रैक्टेड होगा। इसकी वजह से ये काइंड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, और जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो कि हमारा एसाइल ग्रुप लग जाएगा, RCOCH3 वाला, वो जो नहीं COR वाला ग्रुप जो लग जाएगा वो नहीं बनेगा, और हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से हम इसमें नो प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं रिएक्शन में। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया Br2 in H2O एंड Br2 in CS2। ये हमने अभी फिनॉल वाली में भी देखे थे। तो यहाँ पे भी पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर है, तो यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट्स बनेंगे। पोलर के केस में ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट और हमारे नॉन पोलर के केस में मोनोब्रोमो, और उसमें भी पैरा वाला मेजर होता है और अपना ऑर्थो वाला माइनर होता है। क्योंकि इन दोनों में सिमिलैरिटी यही है कि फिनॉल में ऑक्सीजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, दोनों प्लस एम माइनस आई होते हैं, और दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ज्यादा होती है। हाँ, और ये वाला मेजर क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा NH2 ग्रुप है वो उसके साथ स्टेरिक हिंडरेंस शो ना हो, इसकी वजह से वो पैरा पोजीशन पर अटैच होना ज्यादा प्रेफर्ड होगा। हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट रिएजेंट जो हमारा मेन रिएजेंट N2Cl+, वो हमारा डायजोनियम सॉल्ट होता है, और अब हमारा Ki के साथ उसका रिएक्शन शो हुआ है। अब क्या होगा कि K+ और I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कि जो हमारा N2+Cl- होता है वो हमारा बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो उस पोजीशन पे हमारा I- अटैक N2+Cl- लीव हो जाएगा और I- अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से PHI आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ, अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन HbF4 है। अब क्योंकि हम यहाँ पे जो KF वाला नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि जो I- है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जबकि F- हमारा अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। तो हमें अगर हमको PHF बनाना होता तो हम KI वाला यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने HbF4 यूज किया। अब इसमें आपका होमवर्क है, हमने बोरॉन के साथ क्यों यूज किया फ्लोरीन को, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वैसे ही आएगा कि N2+Cl- लीव हो जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो PHF आ जाएगा। ठीक है जी, डन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा H3PO2। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और N2Cl में हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर हमें रिडक्शन करना है तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिलीज करवाते हैं। तो और हमें एक ये भी फैक्टर पता है कि यहाँ पे N2Cl में N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो वो लीव तो करना ही चाहता है, तो रिडक्शन करवाएंगे जब भी हम। तो अगर हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन रिंग बनती है, तो उसका रिडक्शन हो जाता है। ऐसे अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया गया H2O। H2O वाटर है, तो वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो वो जब OH- के थ्रू अटैक करता है तो वो भी N2Cl को रिप्लेस करके PHOH बना देगा, मतलब फिनोल बन जाएगा। हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट एजेंट CU2Cl2 दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। उसके बाद हमको CuHCl दिया हुआ है।
इन दोनों रिएक्शन में क्या अंतर है? जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसमें हमको कॉपर का सॉल्ट दिया हुआ है और नीचे वाली रिएक्शन में हमको डायरेक्ट कॉपर दिया हुआ है। अब एक चीज और होती है कि इस वाली रिएक्शन में आप ब्रोमीन को यूज कर सकते हो, लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं और कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द N2Cl वाला ग्रुप जो होता है, इसलिए हम यहाँ पर कॉपर के सॉल्ट के साथ सिर्फ Cl और Br को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा कि Cl माइनस आएगा और N2Cl को रिलीज करवा देगा और PHCl बन जाएगा। हाँ, तो इसका मेजर डिफरेंस यही है कि हम जब न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी पढ़ते हैं ना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही होती है अलोंग द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ रहा होता है, तो उसी की वजह से इनकी रिएक्टिविटी डिफर करती है, तो अलग अलग सॉल्ट की फॉर्म में ये रिएक्ट करते हैं। हाँ, अभी इन दोनों रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे ये पहली वाली रिएक्शन का नाम होता है सैंडमेयर और दूसरी वाली का नाम होता है गैटरमैन। और कभी अगर कभी आपको डायरेक्ट नाम दे सकते हैं, इसलिए पता होना चाहिए। और अगर कभी भी ऐसा हो कि कंफ्यूजन हो रहा है कि सॉल्ट वाली सैंडमेयर थी या वो, तो ऐसे याद कर सकते हो कि अगर सॉल्ट दिया है तो वो सैंडमेयर होगा, ऐसे ऐसे से उसको रिलेट कर सकते हो, ऐसे मैं याद रखती थी। तो ऐसे ही गैटरमैन में तो वो दूसरी वाली गैटरमैन हो जाएगी, ऐसे रिलेट हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी नेक्स्ट रिएक्शन हमको दी हुई है CuCN और KCN के साथ। अब यहाँ तक आप गेस कर ही सकते हो कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो साइनाइड माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो हमारा N2+Cl माइनस को हटा देगा और वहां पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा PHCN। हाँ, अभी हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन दी हुई है फिनॉल और एनिलीन के साथ। अब इनकी रिएक्शंस ना बहुत ही यूजफुल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक डाई की तरह यूज कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपके पेपर में आ सकती हैं कि यहाँ पर कौन से कलर की डाई बन रही हो। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं ना कि फिनोल तो इनको ऊपर होमवर्क दिया ही है, हम एनिलीन वाली चीज एक्सप्लेन कर देते हैं और फिनोल वाली खुद कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास N2Cl होता है, N2+Cl-, और फिर हमारे को दिया गया है एनिलीन। तो अभी हमने देखा है कि एनिलीन की रिएक्शन क्यों हो रही होती है, क्योंकि एनिलीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और अगर हम डाइजोनियम में देखें तो N2+ है, तो N2+ है, उसमें होता क्या है कि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा होता है, नाइट्रोजन पे प्लस है। दैट मीन्स अगर आप फॉर्मल चार्ज को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। और हमारा जो NH2 एनिलीन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी। तो होता ये है कि पैरा पोजीशन फेवरेबल होगी ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वहां पे N2 हमारा जो डाइजोनियम है वो अटैच हो जाता है। तो ये वाला जो होता है ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। हाँ, अब आपको डाउट क्या आ सकता है कि ये कलर्ड क्यों होता है? अब ये कलर्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना कॉन्जुगेशन ज्यादा होती है, मतलब पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है और N ट्रिपल बॉन्ड की वजह से भी कॉन्जुगेशन आएगी, तो ये उस कॉन्जुगेशन की वजह से कलर शो करते हैं। अब इनके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं जो कि आपको कमेंट में बता के जानना है कि क्या होते हैं, मतलब एनिलीन फिनॉल के साथ वाली रिएक्शन में और एनिलीन के साथ वाली रिएक्शन में। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है जो बहुत बार गलती करवाता है एग्जाम में, वो ये कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन नहीं देते। तो आज के लिए डन है हमारा माइंड मैप, इसकी रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।